अब पूर्णिया एनडीए के लिए रिस्क जोन में नहीं है। एनडीए के लिए कहते हैं लाभार्थी योजना साबित हो रहे हैं। लाभार्थी योजना के तहत अपना इलेक्शन जो है लड़ रहे हैं पप्पू यादव, क्योंकि राजद का वहां से सर्वनाश निश्चित है और पप्पू यादव सेकंड नंबर पे होंगे। मैं ये कह रहा हूं, आरजेडी वहां पे तीसरे नंबर पे फिसलेगी। आप दर्शकों को दिखाइएगा इलेक्शन के बाद, इस पे जब बात करेंगे हम। मतलब लालू जी का अपना तीर अपने ले लिए हैं। बोले थे ना कि बिहार है बेटा, यहाँ तो उड़ती हुई चिड़िया को लोग हल्दी लगाते हैं, तो हल्दी लगा रहे हैं पप्पू यादव। पूर्णिया सीट जो है अब क्लियर है बीजेपी को, मेरे हिसाब से तो एनडीए जीत रही है। मेरे हिसाब से तो अब थोड़ा सा शिफ्ट होते हैं, बगल चलते हैं। अब बगल चलते हैं। पड़ोसी का भी देखना बहुत जरूरी हो जाता है। वो पड़ोसी जिला है कटिहार। कटिहार की जब बात आ जाती है तो सीमांचल में गर्मी बढ़ जाता है। भाई गर्मी तो अभी भी टेम्परेचर हाई है और कारण है गर्मी बढ़ने का कि बगल का जो राज्य है वो बंगाल है, 2-3 बांग्लादेश से भी सटा हुआ है। वो जो पूरा बांग्लादेश का डेमोग्राफी आप देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, और वहीं पे तारिक अनवर का पूरा वोट है। अरे वाह भैया, क्या पकड़े हो आप। मतलब मुस्लिम बेल्ट में भी, और अभी जो एक नया आया है आरजेडी जो टिकट दे रही थी अशफाक करीम को, उसके बाद से क्या लगता है कि कटिहार में मुस्लिम वोटर्स में कहीं ना कहीं कुछ हलचल देखने को मिलेगा। राज्यसभा मेंबर है, दर्शकों को बता दूं, अशफाक करीम जिनके बारे में पूछ रहे हैं, और कटिहार में उनका मेडिकल कॉलेज भी है, राज्यसभा मेंबर आरजेडी ने ही बनाया था। आरजेडी ने टिकट बांट भी दिया था एक तरह से, लेकिन अचानक से वो फिर कांग्रेस के पास सीट चली गई। तो बदले में क्या कमिटमेंट है, और अगर कमिटमेंट नहीं है तो अशफाक करीम का हमको ये समझना होगा, देखिए कि कितना डेंट मारेगा। अगर कहीं देखिए, दो तरह से आदमी निर्दलीय खड़ा होता है आशुतोष जी, समझिएगा। एक तो हम खुद खड़े हो गए, और नहीं तो आपको खड़ा कर दिया, अब पीछे से बैकअप दे दिया, अपना आदमी है, समझ रहे हैं क्या? हाँ। अब अशफाक करीम का फायदा किसमें है? तारिक अनवर हारे तब फायदा, जीत जाएगा तब तो उसका सीट हो जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष पांडे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं एटीएस न्यूज के एडिटर इन चीफ अभिषेक तिवारी जी। आज हम बात करेंगे सीमांचल की। सीमांचल का उस हॉट सीट की बात करने वाले हैं हम, जिसने आज पूरे बिहार का कह सकते हैं, जो बिहार का आज राजनीतिक ध्रुव बन चुका है, पूर्णिया। अब गैस सही किए होंगे क्योंकि हमारे व्यूअर्स जो है भैया वो इंटेलेक्चुअल्स हैं। अब ये बताइए, जो यादव वर्सेस यादव होगा, लोग तो बहुत कूद रहे हैं एमआई, लेकिन अब हमको लगता है एमआई नहीं, ओप्पो चलेगा। देखिए, ऑल इंडियन इत्तेहाद मुसल्लमीन के बारे में आपने बात की, उसने कल क्लैरिफिकेशन दिया कि नहीं, मैं किशनगंज भी लड़ूंगा, अररिया भी लड़ूंगा, पूर्णिया भी लड़ूंगा, कटिहार भी लड़ूंगा, भागलपुर भी लड़ूंगा। उसके ऊपर बाद में आएंगे, लेकिन आपने अभी पूर्णिया के बारे में पूछा, एमआई के बारे में, जो मुस्लिम। मैं माई समीकरण पे भी आऊंगा, अभी माई समीकरण पे आएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा एक गुप्त सूत्र है कांग्रेस में, आप जानते हैं, बहुत जबरदस्त। कांग्रेस पार्टी दबाव बना रही है पप्पू यादव पर, खलबली मच गई है आरजेडी में कि बीमा भारती हार जाएंगे क्या। तो अभी रुकिए, तो फोन किया गया, कहा गया कि भैया उनका कांग्रेस में विलय हो चुका है, ये कांग्रेस के स्टैंड के अगेंस्ट चला जाएगा, क्योंकि टिकट आरजेडी में गया है, या तो आप उनका टिकट विड्रॉ करवाइए या फिर उनको बाहर निकालिए, कुछ तो एक्शन दिखाइए। उनकी पत्नी, आपको भी पता है, छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की मेंबर है। हाँ। लेकिन पप्पू यादव के पास फोन गया बॉस, और पप्पू यादव ने सीधे मना किया कि पूर्णिया तो मैं लड़के रहूंगा। अब ये पता है क्या है, ये माइंड गेम है, सबक सिखाने वाली बात, कि आप मेरा राजनीति का नाश करना चाहते थे पुत्र मोह में आकर के, अब मैं वहां से आरजेडी का समापन कर दूंगा, तिलांजलि करा देंगे आरजेडी का। इस पुत्र मोह से, देखिए राजनीति में ऐसे परिवारवाद आज से नहीं है, बात कीजिएगा तो 1947 से आ रहा है। कांग्रेस ने इसकी शुरुआत की थी, डेब्यूटन कह सकते हैं, शतक मारने के कबीर है, करीब है। लेकिन जो पुत्र मोह में धृतराष्ट्र बने पड़े हैं लालू यादव जी, जिनको ये नहीं दिख रहा है कि अपना ही कुनबा से एक ऐसा नेता, ऐसा चेला बाहर निकल गया और पूर्णिया की धरती पे आज विराजमान है, और हमको लग रहा है भैया कि कहीं ऐसा ना हो कि पतन का यही कारण हो। देखिए, आपको दो इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। पूर्णिया में जब अजीत सरकार का मर्डर हुआ,
उसके बाद पप्पू यादव का राइज शुरू हुआ। उसके पीछे कौन था क्या था वो जनता तय करेगी, कोर्ट तय कर चुके, हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन जब लालू यादव अपने प्राइम पर थे तब ये आदमी निर्दलीय पूर्णिया से सांसद बना। किसके वोट पे? यही माई समीकरण था, यही माई समीकरण था। और लालू यादव का भी माई समीकरण। तो माई समीकरण के तोड़ने के तो पप्पू यादव पुराने उस्ताद हैं और लालू यादव का माई समीकरण कई बार ध्वस्त कर चुके हैं। और जिस तरह से कल रो दिए हैं बेचारे, अब वो देखो ये जो काम हुआ है, ये इमोशनल कार्ड भी चला है कि मैं यहीं का हूं, यहीं से मेरी जनता ने इतना प्यार दिया है। कहने को तो वो कहते हैं मधेपुरा में है, लेकिन जन्म और सारे चीज, लेकिन पूर्णिया उनकी कार्यस्थली है। तो अब इमोशनल टच आया। मुझे लगता है कि एक चीज है, अब राजद वहां से नहीं जीत रही। देखिए पहला डेटा जो हमारा था, और जब हम पप्पू यादव पे अटके हुए थे तब हमने कहा था कि पूर्णिया रिस्क जोन में है। अब पूर्णिया एनडीए के लिए रिस्क जोन में नहीं है। एनडीए के लिए कहते हैं ना, लाभार्थी योजना साबित हो रहे हैं। लाभार्थी योजना के तहत अपना इलेक्शन जो है लड़ रहे हैं पप्पू यादव, क्योंकि राजद का वहां से सर्वनाश निश्चित है और पप्पू यादव सेकंड नंबर पे होंगे। मैं ये कह रहा हूं, आरजेडी वहां पे तीसरे नंबर पे फिसलेगी। आप दर्शकों को दिखाइएगा इलेक्शन के बाद, इस पे जब बात करेंगे हम। मतलब लालू जी का अपना तीर अपने ले लिए। बोले थे ना कि बिहार है बेटा, यहाँ तो उड़ते हुए चिड़िया को लोग हल्दी लगाते हैं, तो हल्दी लगा रहे हैं पप्पू यादव। ये सीमांचल है और इस सीमांचल के किंग हम हैं, बता रहे हैं कि सीमांचल में राजद का अपना व्यक्ति। लेकिन एक और पूर्णिया सीट पे ही बात कर रहे हैं, संतोष कुशवाहा जो काफी सेफ उम्मीदवार माने जा रहे हैं और ऐसा संभवतः दिख रहा है कि वो जीत भी जाएंगे, जो अगर हम डेटा पे बात करें तो। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि पप्पू यादव की कोई ऐसा समीकरण अभी दिख रहा है जिससे कि पप्पू यादव पूर्णिया सीट जीत सकते हैं? देखिए पहले संतोष कुशवाहा के बारे में समझते हैं। संतोष कुशवाहा आशुतोष जी वो व्यक्ति है जिसने नरेंद्र मोदी के उफान में आरजेडी अलग लड़ी थी, जदयू अलग लड़ी थी, और बीजेपी, एलजेपी और उपेंद्र कुशवाहा का गठबंधन है। उपेंद्र कुशवाहा साथ में थे एनडीए में, और तब संतोष कुशवाहा ने क्या किया था, पूर्णिया सीट जदयू के लिए निकाल ली। आसान नहीं है ये चीज, यानी उसका अपना व्यक्तिगत होल्ड काफी जबरदस्त है। और मैं जितना जानता हूं उनको, वो 10 साल में और पॉपुलर ही हुए। एंटी इनकम्बेंसी उस व्यक्ति के प्रति नहीं है। क्यों? उस आदमी पे माफिया, गुंडा राज, बाहुबली इस प्रकार का टैग नहीं है। पूर्णिया में अवेलेबल रहे हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं। तो एंटी इनकम्बेंसी, ये दो चीज बहुत मैटर करती है। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी जब पहले होता था कि अगर जदयू टूटी तो कहा जाता था वो तो शायद उस खेमे के भी हो। नरेंद्र मोदी जी भी की टीम भी पसंद करती है, बीजेपी भी पसंद करती है, अब तो जदयू के साथ अलायंस है। और इस पे पासवान वोट, याद रखिए 2014 में भी पासवान वोट तो ऐड नहीं था। इस बार चढ़ेगा, 6% ऐड है, इस बार वो चढ़ेगा। तो राजद के लिए स्कोप कहां बसा? एक तो उनका वोट कम हो रहा है, पिछली बार से टूट रहा है। अब हम कटिहार पे भी बात जब करेंगे तो जाएंगे, लेकिन ये पूर्णिया सीट बीजेपी के लिए जो टफ हो रही थी, अब वो आसान बन रही है। अब वो बहुत आसान हो गई है, इसलिए क्योंकि पप्पू यादव सेकंड नंबर पे जाएंगे तो आरजेडी का, इसको कहते हैं कि विध्वंस करना, अपने ही सिंबल को बेकार करना। शायद आरजेडी भी ये सोच रही है कि इस इलेक्शन का फायदा नहीं है, तो आरजेडी भी मुझे लग रहा है कि एक फाउल प्ले कर रही है। वॉक ओवर नहीं होते क्रिकेट में कि चलो जीत रहा है तो चलो जीतने दो, ज्यादा मेहनत बस ओवर फेंकना। आप ये देखिए ना कि इलेक्शन की शुरुआत हो चुकी है। मोदी जी यहां जमुई में भाषण भी देकर के चले गए, नीतीश कुमार कैंपेन कर रहे हैं, सम्राट चौधरी कैंपेन कर रहे हैं, चिराग पासवान उस दिन गया में थे, नवादा गए, जमुई में उनके खुद बहनोई खड़े हुए हैं, वहां काम कर रहे हैं। और दूसरे चरण की भी इन लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है। और अभी आपका पहला चरण में भी इनका पूरा महागठबंधन का एक रैली नहीं हुआ। तो जनता खुद कंफ्यूज है, जनता मान के बैठी हुई कि यार
अपनी पार्टी के लोग नहीं आ रहे हैं तो हम कैसे उनके समर्थन भी होता है ना, एक समर्थन भी होता है कि भाई वोट तब देंगे जब लेकिन जीतेंगे। कल आरजेडी पिछड़े वर्ग को साधने की कोशिश की, आप देखे होंगे। हाँ, मुकेश सहनी वाला। मुकेश सहनी से जो गठबंधन हुआ 3 सीट दिया गया। ये तीनों सीट कौन कौन सी दी गई है? मोतिहारी, अरे तिरहुत प्रमंडल में भी बीजेपी अगर हार जाएगी आशुतोष जी तो फिर जीतेगी कहां? तिरहुतो प्रमंडल अगर हार गई तो मोतिहारी ये कहते हैं, इसको इस प्रकार से लीजिए कि गठबंधन करना था, उनका वोट चाहिए, हमको मेहनत नहीं करना है। तो क्या मुकेश सहनी का वोट जो है वो ट्रांजैक्शनल है? ना, ये तो है ही नहीं। देखिए, मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूं। 2020 में ये एनडीए में थे और 2019 में ये महागठबंधन में थे। महागठबंधन में मांझी भी थे, मुकेश सहनी भी थे, उपेंद्र कुशवाहा भी थे, एक प्रकार से नहीं, उपेंद्र कुशवाहा का ऑल इंडियन इत्तेहाद मुसलमान के साथ तय था, आरजेडी था, फिर भी नहीं जीते। एक सीट नहीं आरजेडी जीती, यानी खुद। और अगर इतना वोट इनका ट्रांजैक्शनल होता तो मुजफ्फरपुर से तो सहनी ही जीता बीजेपी का, ये तो नहीं जीत पाए। यानी आपका वोटर ट्रांजैक्शनल नहीं है। जहां जिस पॉकेट में मजबूत उम्मीदवार है, या यूं कह सकते हैं वो देखता है, अगर कोर बीजेपी का भी आइडियोलॉजी की तरफ, देखिए मल्लाह वोट शुरू से भी बीजेपी का बहुत अधिक रहा है। देखिए मल्लाह वोट का जो अभी एक नया, देखिए क्योंकि हम लोग ग्राउंड पे जा रहे थे तो एक बहुत बड़ा सामने आया कि कहीं ना कहीं मल्लाह वोट का जो है राम से बहुत बड़ा नाता है, बहुत। और राम मंदिर बनने के बाद ये किसी नेता पे अब डिपेंडेंट नहीं है। इनका साफ तौर पे कहना है कि राम हमारे आराध्य थे हैं, और जो राम को लाया हम उनको वोट देंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो बीजेपी जो राम नाम का जो कार्ड खेल रही है, इसमें कहीं ना कहीं मल्लाह वोट को साधने में कामयाब हो गई है, जिसके कारण से अब ऐसा स्थिति तो नहीं है ग्राउंड पे जब मुकेश सहनी जाएंगे तो ये कहीं उनको नहीं नजर आए कि उनके कहने पे भी उनको वोट नहीं मिल रहा है। नहीं, आप देखिए ना कि इस बार भी तो मुजफ्फरपुर से निषाद को ही खड़ा की टिकट दिया है ना। चलिए टिकट चेंज भी हुआ तब भी निषाद को दिए, तो ये किस बेस पे एलिगेशन लगाएंगे? अगर नेशनल पार्टी बीजेपी पार्टी भी वो कार्ड आपसे बेहतर खेल रही है, आप चला रहे ब्रह्मास्त्र और बीजेपी के पास है पाशुपतार्थ, कैसे चलेगा? आपके तुनीर में वो तीर नहीं है जो बीजेपी के दिव्यास्त्रों को काट सके। और बीजेपी के पास सिर्फ जातीय, देखिए बीजेपी के तर्कस में कई दिव्यास्त्र हैं, लेयर में चुनाव लड़ती है बीजेपी। वो ओबीसी भी कार्ड खेल रही है, वो लौकुश समीकरण भी एनडीए में है, पासवान समीकरण भी एनडीए में है, राम भगवान का समीकरण भी एनडीए में है, मोदी समीकरण भी एनडीए में है। बचा कुचा समीकरण तो खुद सम्राट चौधरी और ये कुशवाहा इधर उधर छोटा मोटा इंद्राष्ट्र वगैरह इन लोग के पास इन लोग के पास है। तो सब मिला के मांझी समीकरण मिले थे ना उस दिन मांझी से। 3 बार पूछे तो क्या बोला, पहले डर रहा था, चौथी बार जब मैंने पूछा तो दर्शकों को बता देते हैं कि उसने चुपके से कहा कि देंगे तो मोदीए को ना वोट। तो जब मोदीए को वोट, वो गांव का, आप देखिए वो बिलो पॉवर्टी लाइन में था, लेकिन वो क्यों खुश था? वो लाभार्थी दिव्यास्त्र है, जहां 500 रुपए मिल रहे हैं, राशन मिल रहा है, घर मिल रहा है, शौचालय का पैसा मतलब मिल रहा है। पूर्णिया सीट जो है अब क्लियर है बीजेपी को, मेरे हिसाब से तो एनडीए जीत रही है। मेरे हिसाब से तो अब थोड़ा सा शिफ्ट होते हैं, बगल चल रहे हैं। अब बगल चलते हैं। पड़ोसी का भी देखना बहुत जरूरी हो जाता है। वो पड़ोसी जिला है कटिहार। कटिहार की जब बात आ जाती है तो सीमांचल में गर्मी बढ़ जाता है। भाई गर्मी तो अभी भी टेम्परेचर हाई है, और कारण है गर्मी बढ़ने का कि बगल का जो राज्य है वो बंगाल है, 2-3 बांग्लादेश से भी सटा हुआ है। वो जो पूरा बांग्लादेश का डेमोग्राफी आप देखेंगे, स्ट्रक्चर देखिए, और वहीं पे तारिक अनवर का पूरा वोट है। अरे वाह भैया, क्या पकड़े हो आप। मतलब मुस्लिम बेल्ट में भी, और अभी जो एक नया आया है आरजेडी जो टिकट दे रही थी अशफाक करीम को, उसके बाद से क्या लगता है कि कटिहार में मुस्लिम वोटर्स में कहीं ना कहीं कुछ हलचल देखने को मिलेगा। राज्यसभा मेंबर है, दर्शकों को बता दूं, अशफाक करीम जिनके बारे में पूछ रहे हैं, और कटिहार में उनका मेडिकल कॉलेज भी है, राज्यसभा मेंबर आरजेडी ने ही बनाया था।
आरजेडी ने टिकट बांट भी दिया था एक तरह से, लेकिन अचानक से वो फिर कांग्रेस के पास सीट चली गई। तो बदले में क्या कमिटमेंट है? और अगर कमिटमेंट नहीं है तो अशफाक करीम का हमको ये समझना होगा देखिए कि कितना डेंट मारेगा। अगर कहीं देखिए, दो तरह से आदमी निर्दलीय खड़ा होता है आशुतोष जी, समझिएगा। एक तो हम खुद खड़े हो गए और नहीं तो आपको खड़ा कर दिया, अब पीछे से बैकअप दे दिया, अपना आदमी है, समझ रहे हैं क्या? हाँ। अब अशफाक करीम का फायदा किसमें है? तारिक अनवर हारे तब फायदा, जीत जाएगा तब तो उसका सीट हो जाएगा। लाइक जहानाबाद में जो सीट फंसी हुई है एनडीए के लिए, जब उस पर कभी जिक्र करेंगे, उस पर बातचीत होगा तो बाद में बात करेंगे। अब वो सीट में अशफाक करीम लोकसभा से ही क्यों इंटरेस्टेड है? क्योंकि होता है भूत किसी दिन बाद कि भाई सब कर लिया, मेडिकल कॉलेज भी खोल लिया, राज्यसभा मेंबर बन गया, पहचानता कोई नहीं है, मास लीडर बनने का चस्का। और ये चस्का अपने आप में बहुत जबरदस्त चस्का है। अब जो एनडीए के उम्मीदवार हैं दुलारचंद गोस्वामी, वो तो ऑटो चला रहे हैं, ऑटो से इस गर्मी में घूम रहे हैं, अनोखा प्रचार तंत्र है। मैं वही कह रहा हूं, आप ये देखिए कि एनडीए प्रचार कर रही है, आरजेडी ने अभी शुरू भी नहीं किया है। सस्पेंस बरकरार है आज तक उम्मीदवारों को लेकर भी, एक दो सीट पे नहीं। वो तो अब देखिए, यही तो प्रॉब्लम है। नीतीश कुमार जब छोड़ के गए थे तो क्या बोला इन्होंने? ये लोग 5 मीटिंग कर लिया, खाली मीटिंग करता है। पहले समोसा देता था, आजकल समोसा भी बंद करके कचौरी पे आ गया, लेकिन मुद्दे की बात नहीं करता। मुद्दा क्या था? सीट शेयरिंग, कहां कौन कैसे लड़ेगा, क्या समन्वय होगा। आज तक राहुल गांधी सीमांचल में गए थे और उसके बाद नीतीश कुमार को खूब उल्टा सीधा कहा न्याय यात्रा में। लेकिन भैया एक बात है, कटिहार वाले मुद्दे पे मैं बात करने आ रहा हूं कि ठीक है, आप एक तरफ कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं डेंट मारेंगे अशफाक करीम, मैं यही कह रहा हूं कि तारिक अनवर को। हाँ। लेकिन सवाल है कि ये जो डेंट मारा जा रहा है जदयू को, बीजेपी कार्यकर्ताओं को हर बार कटिहार में, बीजेपी को जदयू के द्वारा जो डेंट मारा जा रहा है उसका क्या होगा? क्या होगा अशोक अग्रवाल का? अशोक जो अग्रवाल हर हो गया, वो 10-15 प्रसाद हो गया, यही पूछना चाह रहे थे। देखिए, यही मैं कह रहा था कि ट्रांजैक्शनल वोटर किसको कहते हैं? क्या इस बार ये लोग भी कोशिश करेंगे क्या कुछ ग्राउंड, क्योंकि आप कवर कर रहे हैं और आपको बीजेपी का इंटरनल रिपोर्ट बहुत रहता है, क्या लग रहा है कार्यकर्ता कहीं नाराज ऐसा होके, ये भी तो हो सकता है कि वो लोग भी कोशिश करें कि हम इनको हराएं? तो राजनीतिक कैरियर समाप्त हो गया। अगर आपकी गलती से वो सीट जदयू भी आ रही तब भी आपका राजनीतिक कैरियर समाप्त हो जाएगा। मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में असंतोष नहीं है। आपको एक बड़ा देखिए, बड़ा बीजेपी अलग ढंग से गेम खेलती है। विष्णुदेव साई छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, 4 बार से सांसद थे, 5वीं बार उनको टिकट नहीं मिला। लोग सोचे अरे इतना युवा आदमी, इतना बढ़िया आदमी, हुआ क्या? डायरेक्ट सीएम बने। तो इस वजह से असंतोष पनपने नहीं देते। अभी आप शिवराज सिंह जी का देखिए, उनको सेफेस्ट सीट विदिशा दी गई कि आप लड़िए और आइए फिर लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। तो मैं जो कह रहा हूं कि ट्रांजैक्शनल वोटर बीजेपी का है। बीजेपी का वोटर कैडर वोटर है कि खड़ा कोई भी हो जाए, हमको कोई मतलब नहीं है। जहां पे ऊपर से आदेश आएगा, संघ का आदेश रहेगा, जहां पे शीर्ष नेतृत्व का, केंद्रीय नेतृत्व का आदेश रहेगा, वहां पे हम वोट कर देंगे। मतलब बीजेपी का वोटर आपको कहना है कि कटिहार में 1% इधर उधर नहीं होने वाले। अगर कोई नेता ट्राई भी करेगा, वो क्यों ना अशोक अग्रवाल हो, कोई तारकिशोर प्रसाद हो, अगर ये लोग ट्राई भी कर लिए 1%, तो इनकी राजनीतिक कैरियर चौपट हो जाएगी। बिल्कुल, ये स्टाइल है। देखिए, किसी पार्टी क्यों जीतती है आपको पता है? जब तक किसी पार्टी में अनुशासन रहता है वो जीतेगी। अनुशासित पार्टी, क्योंकि वो कैडर को अनुशासित तो ऐसा क्यों होता है? जैसे कटिहार सीट पे देखिएगा तो हर बार कैडर वहां का कोशिश करता है एमपी सीट लेने के लिए। अगर हम निखिल चौधरी का बात कर ले, 3 बार वो रह चुके हैं एमपी। सही बात। अशोक अग्रवाल बहुत बड़ा नाम है कटिहार में, और इस बार अगर बीजेपी के खाते में जाती तो अशोक अग्रवाल को ही टिकट मिलने वाला था। लेकिन ऐसा क्यों बीजेपी बार्गेनिंग नहीं कर पाती है सीमांचल में, खास करके कि जदयू से?
इसके पीछे का रीजन क्या है? क्यों जदयू सीमांचल नहीं छोड़ना चाहती है, होल्ड क्यों करना चाहती है? पूर्णिया हो गया, दो तीन कटिहार कारण हो हैं, गया, जिसमें एक सबसे बड़ा कैडर बेस का एक कारण है कि जदयू अपने मुस्लिम वोटर पे होल्ड खोना नहीं चाहती। वो नहीं चाहती कि वो वोटर आरजेडी की तरफ शिफ्ट हो जाए। देखिए, आप मानिए या नहीं मानिए, ये सत्य है कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करता है, लेकिन जो डेटा हमारे सामने है, मुसलमान जेडीयू को वोट करता है। बिहार में लोकसभा में भी किया, 2019 में भी किया, विधानसभा में भी किया, लेकिन वहीं पे जहां पे बीजेपी खड़ा रहती है, जबकि अलायंस है, वहां पर वो वोट नहीं कर रहा। मतलब कटिहार के मुसलमान कुछ प्रतिशत जदयू को वोट करेंगे 100%। इसके पीछे का लॉजिकल कारण है, मैं आपके दर्शकों को आज खुल के बता रहा हूं। कोई पत्रकार नहीं बताता ये सब बातें, क्योंकि पत्रकारों को आदत होती है डिप्लोमेटिक बात करने की। मुसलमानों की कम्युनिटी को लगता है कि कम से कम जेडीयू के बहाने हमारी आवाज का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई वहां पर दिल्ली में बैठेगा। आरजेडी में वो दम नहीं है। बहुत एक इंटेलेक्चुअल क्लास है मुसलमानों का, जो वो ये मान के चलता है कि जेडीयू दबाव बनाए रहेगी बीजेपी पे, और जो उनके दृष्टिकोण का सेकुलरिज्म है, या मेरे दृष्टिकोण का, मैं तो कहता हूं तुष्टिकरण, वो चालू रहेगा। तो ये चेक एंड बैलेंस का गेम खेलते हैं वो। इसी वजह से आप देखिए, मात्र 25,000 वोट से हारी थी किशनगंज। थोड़ा और इधर उधर ऊपर नीचे, 25,000 लोकसभा में कोई बहुत बड़ा मार्जिन नहीं होता। और अगर किशनगंज में जदयू को इतना मुस्लिम वोट मिल रहा है, तो लेकिन वहां आप देखिएगा तो वो जो रेशियो 55-45 है, 45% हिंदू आबादी है, 55% मुस्लिम आबादी। टेक्निकली गलत है, यही तो खेल है। मेरा 3 बार किशनगंज का मेरा विजिट हो गया है, तो ये रेशियो 63-37 का है। 63-37 जी, मतलब 63% मुस्लिम है, हाँ, और 37% हिंदू है। बिल्कुल। उसके बाद 25,000 का मार्जिन रहता है। जी। दैट मीन्स कि बहुत बड़ा अमाउंट में जदयू जो है मुस्लिम वोटर्स को अपने तरफ लाने में कामयाब रही 2019 में। आप देखिए, भागलपुर एनडीए क्यों जीत गई सीमांचल में। 2014 में मोदी लहर में शहनवाज हुसैन हार गए थे, कहां था मुस्लिम वोट? वहीं पे अब तो मंडल जी खड़े हैं, वो मुसलमान भी नहीं है, लेकिन वो जीत जाते हैं। यही तो करिश्मा है। ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार मांग रहे हैं वो सीटें, एनडीए भी सोच समझ के दे रही है कि कोई बात नहीं, इसी बहाने उनका होल्ड है, तो हमें तो स्वीप करने से मतलब है। बड़ा इस बार का सीमांचल एक टेस्ट है आरजेडी के लिए, कांग्रेस के लिए, कि वो ओवैसी के तूफान को जो 2020 में, इस पे कोई बात नहीं कर रहा है। मैं आपको आज बता रहा हूं कि जो असदुद्दीन ओवैसी ने तूफान उठाया था सीमांचल में 2020 में, राजद ने क्या किया था उसके बाद? उनके 4 विधायक तोड़े थे। इस बार कैसे जस्टिफाई करेंगे उसको? और इस बार असदुद्दीन ओवैसी वो कार्ड खेलेंगे लोकसभा चुनाव के दौरान कि आप मुसलमानों ने वोट किया था जिनको मेरे नाम पर, वो आरजेडी में शिफ्ट होगा। बड़ा बड़ा टेस्ट होगा कि इस बार सीमांचल बताएगा कि असली में मुसलमान वोट किधर जा रहे हैं। राजद की तरफ शिफ्ट होगा या राजद की तरफ उतना ही वोट शिफ्ट होगा जो परंपरागत रूप से थे, बाकी ओवैसी की तरफ जो नया, देखिए युवा पीढ़ी जो है ना, वो ओवैसी के, मुसलमानों का जो युवा है वो ओवैसी में अपना हीरो देखता है। मतलब कटिहार और पूर्णिया सीट जो है वो एनडीए जीतते नजर आ रही है, एकदम कोई वहां पे कटिहार तो फिर भी थोड़ा बहुत टफ है, पूर्णिया तो बिल्कुल नहीं जीतेगी, कटिहार भी जीतेगी। तो इसी नोट पे हम खत्म करते हैं। हमारे साथ थे अभिषेक तिवारी जी, जो एटीएस न्यूज के एडिटर इन चीफ हैं। और आपको बता दूं मैं एक बात, कि बिहार के हर सीट पे हम बताएंगे, डेटा के साथ बात करेंगे, और वो हर सीट का राजनीतिक विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ अभिषेक जी मौजूद रहेंगे, ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए। और एक बात मैं आपको बता दूं कि 4 तारीख को सबसे तेज और सबसे रफ्तार से रिजल्ट अगर कोई दिखाएगा इस बिहार में, तो वो होगा खबर फर्स्ट और एटीएस न्यूज। जल्द से जल्द लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।